देखिए बेटा, वर्क आपके पास आएगा यहाँ पे जो कॉस फाई है, ठीक है। कॉस फाई और साइन फाई। अब फाई क्या है? फाई वो फेज एंगल है जिससे कि आपके पास जो करंट है वो ईएमएफ से लैग कर रहा है, ठीक है। तो फाई आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। मान लीजिए करंट जो है वो ईएमएफ से 30 डिग्री के एंगल पर लैग कर रहा है, तो आपके पास साइन 30 क्या आएगा? 1/2। और उसी तरह से कॉस 30 भी आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो आपके पास कॉस फाई और साइन फाई ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो इनकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो इन टर्म्स को हम इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास वर्क आएगा आई नॉट इंटू ई नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस फाई कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे इसे, और साथ ही साथ 2 भी कांस्टेंट है तो डिवाइडेड बाय 2, एंड इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी। ओके, इसको हमने बाहर रख दिया और 2 को भी हमने बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन होगी जस्ट आपकी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, देन माइनस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चे, साइन फाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड 2 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो हम साइन फाई ओवर 2 इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, एंड इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी का बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी। ओके, अब देखिए बच्चे, वर्क को लिखा जा सकता है आई नॉट इंटू ई नॉट कॉस ऑफ फाई ओवर 2। ओके, अब हमें इस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू डी टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी फ्रॉम लिमिट 0 टू टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, तो हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन किया, देन सेकेंड टर्म का हमने इंटीग्रेशन किया। माइनस ऑफ साइन फाई बाई 2। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। थीटा आपके पास 2 ओमेगा टी है, और साथ में बेटा डिवीजन में डिनोमिनेटर में जो आपके पास एंगल होगा उसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। सो डी ओवर डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टाइम टी। ओके, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सो वर्क इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई नॉट एंड कॉस फाई बाई 2। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन आपके पास t के इक्वल होगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी, देन माइनस। अच्छा, हमने 1 का इंटीग्रेशन कर लिया, अब हम कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, और साथ में डिनोमिनेटर में अलग से एंगल की डिफ्रेंशिएशन होगी। लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टाइम टी, माइनस ऑफ साइन फाई बाई 2। ओके, एंड यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, एंड इसकी डिफ्रेंशिएशन से आपको खाली 2 ओमेगा मिलेगा। लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू टाइम टी। ओके, अब देखिए बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो वर्क आपके पास आएगा आई नॉट इंटू ई नॉट कॉस ऑफ फाई बाई 2। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे t माइनस 0 आ जाएगा लिमिट्स पुट करने पर, माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू टी, माइनस साइन फाई ओवर 2। इस 2 को भी हम बाहर रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा। अच्छा, माइनस को भी हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, और ये आ रहा है आपके पास कॉस 2 ओमेगा टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टाइम टी। ओके, अब देखिए बच्चे, जब हम इस इक्वेशन में अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, w इज इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट कॉस ऑफ फाइव बाई 2। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ t बचेगा, माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे 2 ओमेगा में बाहर रख सकती हूँ, देन लिमिट्स हम पुट करेंगे 2 ओमेगा टी, अपर लिमिट पुट की, देन लोअर लिमिट पुट की, जो कि 0 हो जाएगा। ओके, अपर लिमिट पुट की, देन लोअर लिमिट पुट की, प्लस साइन फाई ओवर 4 ओमेगा, देन अगेन हम अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस 2 ओमेगा टी माइनस
cos 0। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास साइन 2 ओमेगा टी। ओके, सो हमें पता है ओमेगा जो होता है वो 2 पाई ओवर टी के इक्वल होता है, तो ये हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई टी की फॉर्म में, और माइनस साइन ज़ीरो आपके पास ज़ीरो के इक्वल ही होता है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपके पास साइन 4 पाई, एंड साइन 4 पाई इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास पूरी ज़ीरो के इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास ज़ीरो हो गया और ये तो ज़ीरो होगा ही। यहाँ पे देखिए साइन 2 ओमेगा टी, सॉरी कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे भी कॉस 2 ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई ओवर टी पुट करेंगे, और टी यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस कॉस 0 होता है 1, टी से टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस 4 पाई माइनस 1, कॉस 4 पाई। ठीक है, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये होगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो आपके पास ये पूरी टर्म भी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ये टर्म 0 और ये पूरी टर्म भी अपने पास 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यानी कि इसके बाद जो सारी टर्म्स हैं वो 0 के इक्वल हो जाएंगी, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी w इज इक्वल्स टू आई नॉट ई नॉट कॉस ऑफ 5/2 ऑफ t। ओके, क्योंकि सारी टर्म्स आपकी 0 हो जा रही हैं। अब देखिए बेटा, वर्क W इज इक्वल्स टू 2 को लिख सकती हूँ मैं √2 इंटू √2 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आएगा आई नॉट ओवर अंडर द √2 ई नॉट ओवर अंडर द √2 ऑफ कॉस फाई ऑफ t। अब t को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी, तो आपके पास ये आएगा W ओवर t इज इक्वल्स टू आई नॉट ओवर अंडर द √2 एंड ई नॉट ओवर अंडर द √2 ऑफ कॉस फाई, और इससे आपको मिलेगी टोटल पावर की वैल्यू। ठीक है, पूरे पावर की वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो ये हो जाएगा पावर एवरेज। अच्छा, आई नॉट ओवर अंडर द √2 ये होता है आपके पास आई आर एम एस के इक्वल, उसी तरह से ई नॉट ओवर अंडर द √2 ये होता है ई आर एम एस के इक्वल, तो ये हो गया आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, सो ये है अपने पास एवरेज पावर की वैल्यू इन सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। अब देखिए बेटा, इसमें 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर प्योर रेजिस्टिव। ओके, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में हमें पता है कि करंट और जो ईएमएफ होती है इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है 0। ठीक है, अगर ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ईएमएफ कम होगा तो करंट भी कम होगा, यानी कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स ईएमएफ एंड करंट, ठीक है, इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है 0, तो इस केस में फाई की वैल्यू 0 होगी। देन पावर की वैल्यू आपके पास आएगी आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर का कंजप्शन रहता है वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास प्योर इंडक्टर है और प्योर रेजिस्टर है, ठीक है, फॉर प्योर इंडक्टर, मान लीजिए इंडक्टर की अगर बात हम करें, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में ईएमएफ लीड कर जाती है करंट से। ठीक है, करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस होता है π/2 एंगल का, तो जिस वजह से यहाँ पे cos π/2 आ जाएगा, तो पावर कंजप्शन आएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस π/2, एंड cos π/2 इज 0, जिस वजह से जो पावर का कंजप्शन रहेगा इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में वो 0 रहेगा। और सिमिलरली प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में भी ऐसा ही होगा, ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस आपका π/2 होता है, इसीलिए जो आपके जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स होंगे उसमें भी पावर का कंजप्शन 0 रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एवरेज पावर इन एलसीआर सीरीज सर्किट में फाइंड आउट की। उसमें हमने ये देखा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम पावर का कंजप्शन होता है, जबकि प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में पावर का कंजप्शन 0 होता है। थैंक यू।